चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 जारी की गई। तो एसआरएस हर साल भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा किया जाने वाला एक बड़ा जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो मातृ मृत्यु दर ये 2014 से 16 के प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 2019 से 21 में 93 हो गई। एसडीजी 2030 का लक्ष्य 70 या उससे कम करना है। बाल मृत्यु दर तो नवजात मृत्यु दर की बात करें तो यह 2014 के 26 से घटकर 2021 में 19 हो गई, जबकि एसडीजी 2030 का लक्ष्य जो है वो 12 या उससे कम करना है। शिशु मृत्यु दर तो यह 2014 के 39 से घटकर 2021 में 27 हो गई। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर तो यह 2014 के 45 से घटकर 2021 में 31 हो गई है, जबकि एसडीजी 2030 का जो लक्ष्य है वो 25 या उससे कम करना। जन्म के समय लिंगानुपात तो यह 2014 के 899 से बढ़कर 2021 में 913 हो गया है। कुल प्रजनन दर तो यह 2021 में 2.0 हो गई है, यह 2014 में 2.3 थी। बिहार में सबसे अधिक TFR 3.0 दर्ज की गई। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तो 2017 से 21 की अवधि के लिए 69.8 वर्ष हो गई, जो 2016 से 20 से 0.2 वर्ष की गिरावट को दर्शाती है। पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 68.2 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 71.6 वर्ष है। अन्य 15 से 59 वर्ष के बीच आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी का अनुपात 66.2% तक पहुंच गया है। देखते हैं प्रमुख संकेतकों की परिभाषा। तो मातृ मृत्यु दर तो यह किसी निश्चित समय अवधि के दौरान प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या होती है। शिशु मृत्यु दर तो यह प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु की संख्या होती है। नवजात मृत्यु दर तो यह प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 29 दिन तक नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या होती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर तो यह प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों की मृत्यु की संख्या होती है। और कुल प्रजनन दर तो यह एक महिला द्वारा उसके जनन काल के दौरान जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। फिर नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुष्प्रचार मनोवैज्ञानिक युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही गलत जानकारी या दुष्प्रचार से निपटने के प्रयास तेज कर दिए। दुष्प्रचार का अर्थ है झूठे व भ्रामक या दोनों प्रकार के कंटेंट को जानबूझकर क्रिएट करना और प्रसार करना। वही गलत जानकारी अनजाने में इस तरह के कंटेंट का प्रसार होता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध क्या है? तो यह युद्धों या भू राजनीतिक तनावों के समय में प्रोपगेंडा, धमकी और अन्य गैर सैन्य रणनीतियों के योजनाबद्ध तरीके से उपयोग को कहते हैं। इसका उद्देश्य दुश्मन को गुमराह करना, डराना और मानसिक रूप से कमजोर करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए दुश्मन को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करने वाले पर्चे वितरित करना या जनमत को प्रभावित करने हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ या भ्रामक जानकारी फैलाना। लक्ष्य क्या है? बिना प्रत्यक्ष युद्ध में उलझे शत्रु के संकल्प, एकता और प्रभावशीलता को कमजोर करना। मनोवैज्ञानिक युद्ध में प्रयुक्त प्रोपगेंडा के 3 प्रकार हैं। पहला, वाइट प्रोपगेंडा, जो इसमें जानकारी सच्ची होती है और हालांकि आंशिक तौर पर पक्षपात भी होता है। ग्रे प्रोपगेंडा, तो इसमें जानकारी अधिकांशतः सत्य होती है और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जिससे गलत साबित किया जा सके। ठीक है। ब्लैक प्रोपगेंडा जो होता है उसमें जानकारी पूरी तरह झूठी होती है और झूठे स्रोतों से जोड़ा जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध के प्रभाव तो जनता के विश्वास को कमजोर करना, तो जैसे कि झूठी कहानियां बनाई जाती हैं ताकि आधिकारिक रिपोर्ट्स पर संदेह उत्पन्न हो। सैन्य सफलता सुनिश्चित करना, तो जैसे आत्मसमर्पण को बढ़ावा देने वाले पर्चे वितरित कर अपनी सैन्य कार्यवाही को सफल बनाया जाता है। ध्रुवीकरण और घबराहट पैदा करना, तो दुष्प्रचार समाज में विभाजन पैदा करता है और एकजुट राष्ट्रीय कार्यवाही में बाधा डालता है। देखते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध में प्रयुक्त रणनीतियां कौन सी हैं। तो प्रोपगेंडा का प्रसार, तो दुश्मन सेना का मनोबल गिराना और उनकी जीत की संभावनाओं पर संदेह पैदा करना। धमकी देना और भय पैदा करना, तो शत्रु के मनोबल और निर्णय क्षमता को प्रभावित करने के लिए भय उत्पन्न करना। सामाजिक विभाजनों या तनावों का दुरुपयोग, तो समाज में व्याप्त जातीय, सांस्कृतिक या राजनीतिक विभाजन का फायदा उठाना। और साइबर मनोवैज्ञानिक युद्ध, जो जनमत को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश 2025 जारी किए। तो इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, डेटा पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जिम्मेदार परक डिजिटल ऋण यानी
लेंडिंग पद्धतियों को बढ़ावा देना है। मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। तो डिजिटल ऋण की परिभाषा की बात करें तो इसे डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा दूरस्थ और स्वचालित ऋण प्रक्रिया के जरिए ग्राहकों को जोड़ने, ऋण का आकलन करने, ऋण अनुमोदन, ऋण प्रदान और वसूली करने आदि के रूप में परिभाषित किया गया। ये दिशा निर्देश अग्रलिखित पर लागू होते हैं, जैसे वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक यानी शहरी, राज्य, केंद्रीय सहकारी बैंक, एनबीएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। डिजिटल लैंडिंग एप्स की अनिवार्यता रिपोर्टिंग। तो सभी वे डिजिटल लैंडिंग एप्स का आरबीआई की केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण होगा, ताकि एक पारदर्शी सार्वजनिक सूची बनाई जा सके। समुचित सावधानी बरतना। तो वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण सेवा प्रदाताओं की तकनीकी क्षमताओं, डेटा को गोपनीय रखने की उनकी क्षमता, ऋण लेने वाले की गतिविधियों और नियमों के अनुपालन पर निगरानी रखनी चाहिए। एलएसपी वस्तुतः वित्तीय संस्था की ओर से डिजिटल लैंडिंग संबंधी कार्य निष्पादन करता है। उधारकर्ता के लिए प्रकटीकरण। तो वित्तीय संस्थाओं और एलएसपीएस को उधारकर्ताओं को सभी जरूरी जानकारी जैसे नियम व शर्तें, गोपनीयता नीति आदि स्पष्ट रूप से बतानी होगी, ताकि उधारकर्ता सही निर्णय ले सके। शिकायत निवारण अधिकारी। तो इसे डिजिटल ऋण संबंधी शिकायतों और मुद्दों का समाधान करने के लिए एलएसपीएस द्वारा नियुक्त किया जाएगा। डिजिटल लैंडिंग पर आरबीआई की दिशा निर्देशों की जरूरत क्यों पड़ी? तो बहुत ज्यादा ब्याज दरें और छिपे हुए शुल्क। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स जानकारी की कमी का फायदा उठाकर उधारकर्ताओं से अत्यधिक ब्याज और छुपे हुए शुल्क वसूलते हैं। ऋण वसूली के अनैतिक तरीके। तो कई मामलों में वसूली एजेंटों द्वारा डराना, धमकाना और मानसिक उत्पीड़न जैसी घटनाएं सामने आई हैं। अविनियमित और फर्जी ऐप्स का बढ़ाना। तो बिना किसी निगरानी के काम करने वाले कई डिजिटल लैंडिंग ऐप्स ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। गलत तरीके से उत्पाद बेचना। तो कई बार उधारकर्ताओं को पूरी जानकारी नहीं दी जाती या उन्हें उनके लिए अनुपयुक्त ऋण विकल्प भी प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है डेटा गोपनीयता का उल्लंघन। तो तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी के गलत तरीके से उपयोग की आशंका रहती है। फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण हेतु निर्देश जारी किए। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को खेतों में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु निर्देश जारी किए। निर्देश सुप्रीम कोर्ट के एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय के अनुसरण में जारी किए गए। CAQM की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में समन्वय करने और इनके समाधान के लिए की गई है। इसके मुख्य निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। तो विशेष पराली सुरक्षा बल का गठन। तो इस बल में पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी आदि शामिल होंगे। ईंट भट्टों में धान के भूसे की पेलेट्स, ब्रिकेट्स की को फायरिंग अनिवार्य करना। तो इसे थर्मल पावर प्लांट्स की तर्ज पर लागू किया जा सकता है। सभी गांवों में प्रत्येक खेत की मैपिंग करना। तो इसका उद्देश्य पराली से निपटने के प्रस्तावित तरीकों को अपनाना है। इन तरीकों में फसल विविधीकरण यानी अन्य फसलों की खेती को अपनाना, खेतों में ही पराली का अन्य तरीके से उपयोग करना आदि शामिल है। धान की पुआल यानी डंठल की खरीद के लिए निर्धारित दर तय करना। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश को हरियाणा की तर्ज पर एक समान दर निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। खेत से बाहर यानी अन्य जगह पराली के उपयोग को बढ़ावा देना। तो इसके लिए बेलर, रेकर और अन्य मशीनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। अन्य निर्देश। तो रियल टाइम और निरंतर डेटा रिपोर्टिंग हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहिए। फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की सूची की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। देखते हैं फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभाव। तो फसल अवशेष है, इससे फसल अवशेष जलाना तो उत्सर्जन होगा, पोषक तत्वों की हानि, इससे मृदा की उर्वरता में कमी आएगी, उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी न्यूज। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। तो इस सुविधा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके विषय में देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। तो एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है। क्रूज मिसाइल जेट इंजन द्वारा संचालित होती है। सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज 2 से 3 मैक होती है। इसे डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम के बीच एक संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है ये, तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्षेप पथ को अपनाती है। 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहला चरण है ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन पर आधारित, दूसरा है लिक्विड रैमजेट इंजन। क्रूज चरण में मिसाइल की गति को लगभग मैक 3 तक पहुंचा देती है। रेंज 290 किलोमीटर। संस्करण ब्रह्मोस एनजी मिसाइल। यह ब्रह्मोस मिसाइल का हल्का, छोटा और ज्यादा घातक संस्करण है। अन्य स्टील्थ प्रौद्योगिकी एकदम
सटीक निशाना लगाने की क्षमता आदि। लाभ हैं यूनिवर्सल मिसाइल, इसे जमीन, समुद्र और हवा से भी दागा जा सकता है। निर्यात की संभावना, उदाहरण के लिए भारत ने 2024 में फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति की थी। अन्य है लक्ष्यों पर केंद्रित हमला और बहुत कम समय में लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता आदि। भारत के रक्षा औद्योगिक गलियारे के बारे में देखते हैं तो भारत में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की जा रही है। पहला उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा है, इसमें 6 नोडल बिंदु शामिल हैं जो है आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। दूसरा है तमिलनाडु रक्षा गलियारा, इसमें 5 नोडल बिंदु शामिल है जो है चेन्नई, कोयम्बटूर, होसूर, सेलम और तिरुचिरापल्ली। उद्देश्य है रक्षा और एरोस्पेस से संबंधित वस्तुओं या साधनों आदि के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना। फिर अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है सेफ हार्बर। तो केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सेफ हार्बर की अवधारणा लागू करने पर विचार कर रही है। इसके विषय में देखते हैं। सेफ हार्बर एक कानूनी अवधारणा है। यह व्यवस्था उन वेबसाइट्स को कानूनी जवाबदेही से सुरक्षा प्रदान करेगी जिन पर कोई थर्ड पार्टी यूजर गैर कानूनी कंटेंट पोस्ट करता है या साझा करता है। जरूरत क्यों है? तो ऑनलाइन इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए और वेबसाइट्स के संचालकों को उन कंटेंट्स के लिए अनुसूचित रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने से बचाना जिन्हें उन्होंने स्वयं प्रकाशित नहीं किया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 तो भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे मध्यवर्तियों को ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि यदि किसी मध्यवर्ती को उसकी वेबसाइट पर गैर कानूनी कंटेंट की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है और वह निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे हटाने की कार्यवाही नहीं करता तो वह कानूनी सुरक्षा खो सकता है। नेक्स्ट, इंडियन ग्रे वुल्फ। तो महाराष्ट्र की कडबनवाड़ी घास भूमि में एंडेंजर्ड इंडियन ग्रे वुल्फ पाए जाते हैं। हालिया दिनों में कुत्तों के हमलों ने उन्हें और अधिक असुरक्षित बना दिया। देखते हैं इसके विषय में। तो इंडियन ग्रे वुल्फ वास्तव में ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति है। यह प्रजाति दक्षिण पश्चिम एशिया से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक पाई जाती है। यह भारत के शुष्क और अर्धशुष्क खुले मैदानों तथा घास भूमियों का शीर्ष शिकारी है। व्यवहार, तो यह प्रजाति हमेशा छोटे झुंडों में रहती है और ग्रे वुल्फ की अन्य प्रजातियों की तुलना में कम आवाज करती है। संरक्षण स्थिति की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित है। मुख्य खतरे घास भूमियों का कृषि और औद्योगिक उपयोगों में इस्तेमाल होना, मानवीय गतिविधियों की वजह से पर्यावासों में बदलाव आना, प्राकृतिक शिकार की कमी, आवारा व जंगली कुत्तों से बीमारियों का संक्रमण। फिर नेक्स्ट है लाफोरा रोग। तो एक नए अध्ययन में लाफोरा रोग के उपचार में आशा की किरण जगाई है। ये एक दुर्लभ, जानलेवा और गंभीर आनुवंशिक विकार है जो मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह ऑटोसोमल रिसेसिव प्रोग्रेसिव मायोक्लोनस एपिलेप्सी बीमारियों के समूह में से एक है। इन रोगों के कारण दौरे पड़ते हैं, मोटर स्किल की हानि होती है तथा मानसिक क्षमता में गिरावट आती है। आनुवंशिक कारक की बात करें तो यह EPM2A या EPM2B NHLRC1 जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। व्यापकता, तो यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होता है जहाँ रक्त संबंधी विवाह अधिक आम है, विशेषकर भूमध्य सागरीय देशों जैसे स्पेन, इटली व फ्रांस, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में। नेक्स्ट है जियो ट्यूबिंग। तो एक अध्ययन में पाया गया कि तिरुवनंतपुरम के पुंथूरा में जियो ट्यूबिंग समुद्र तटीय कटाव को नियंत्रित करने में प्रभावी है। इसके विषय में देखते हैं। जियो ट्यूब बड़े व पारगम्य फैब्रिक की ट्यूब होती है जो ड्रेस्ड सामग्रियों या अन्य हाइड्रोलिक सामग्रियों से भरी होती है। जो टेक्सटाइल फैब्रिक से जल पार हो जाता है जबकि ठोस कण अंदर ही फंस जाते हैं। इससे ये अतिरिक्त जल निकासी के लिए तथा मिट्टी को कटाव से बचाए रखने के लिए प्रभावी हो जाती हैं। ये ट्यूब हाई स्ट्रेंथ पारगम्य सामग्रियों, विशेष रूप से पॉलीप्रोपिलीन से बने हुए जियो टेक्सटाइल से निर्मित होती हैं। इससे ये अधिक टिकाऊ हो जाती है और पर्यावरणीय कारकों को सहने में सक्षम हो जाती हैं। महत्व, ये तटीय कटाव को नियंत्रित करती हैं, लहर के प्रभाव को कम करते हैं और समुद्र तट स्थिरीकरण को बढ़ावा देती हैं। फिर नेक्स्ट, क्षेत्रीय एकीकृत बहु आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली। तो RIMES की चौथी मंत्री स्तरीय बैठक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित की गई। इसमें आपदा से निपटने की तैयारी पर घोषणा पत्र को अपनाया गया है। देखते हैं इसके विषय में। तो ये एक अंतर सरकारी संस्था है। ये अपने सदस्य देशों को पूर्व चेतावनी सेवाएं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां और क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करता है। ये प्रणाली 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के प्रयासों से विकसित हुई ताकि क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की जा सके। सदस्य, तो RIMES में 22 सदस्य राष्ट्र और 26 सहयोगी राष्ट्र शामिल हैं। कार्यालय, तो इसका क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी केंद्र थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्थित है। फिर नेक्स्ट है मूसा इंडेन डेमेनेसिस केला।
तो जंगली केले की प्रजाति मूसा इंडेडेमेनेसिस में लगभग 4.2 मीटर लंबा फलगुच्छ यानी पुष्पक्रम दर्ज किया गया है। यह किसी केले के पौधे में दर्ज किया गया अब तक का सबसे लंबा फलगुच्छ है। फलगुच्छ यह फलों का एक समूह या गुच्छ होता है जो एक धुरी तने पर उग आया होता है। इसमें एक मुख्य डंठल होता है और अक्सर शाखाओं की जटिल संरचना भी होती है। इसके विषय में देखते हैं। इसे पहली बार 2012 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कृष्णा नाला रिजर्व फॉरेस्ट के पास एक दुर्गम उष्णकटिबंधीय वन में दर्ज किया गया था। विशेषताएं हैं, इसमें हरे रंग के विशिष्ट फूल खिलते हैं और इसका फल गुच्छ यानी लक्स या धुरी सामान्य केले की प्रजातियों की तुलना में 3 गुना बड़ा होता है। यह लगभग 11 मीटर लंबा पौधा होता है, जबकि सामान्य केले के पौधे की ऊंचाई 3 से 4 मीटर होती है। लाभ की बात करें तो प्लांट बीटर्स इस प्रजाति का उपयोग उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए एक प्राकृतिक आनुवंशिक संसाधन के रूप में कर सकती है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। दिवस 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण में किए गए सफल परमाणु परीक्षण और स्वदेशी रूप से विकसित हल्के विमान हंसा 3 की पहली उड़ान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने 1947 में स्माइलिंग बुद्धा के तहत अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण परमाणु परीक्षणों का महत्व, तो इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। साथ ही भारत ने अपनी वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता को विश्व मंच पर प्रदर्शित किया। फिर नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह 2024 YR4। तो नासा ने घोषणा की कि इसकी कुछ संभावना है कि YR4 2032 चंद्रमा से टकरा सकता है। इसके विषय में देखते हैं। इसे चिली में स्थित एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम्स यानी एटलस का उपयोग करके खोजा गया। एटलस में विश्व भर के कई टेलीस्कोप शामिल हैं। यह एक नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह है। यह चट्टानी व वायुमंडलीय विहीन खगोलीय पिंड होते हैं जो हमारे सौरमंडल के शुरुआती निर्माण के द्वारा उत्पन्न अवशेष हैं। इन्हें प्राय लघु ग्रह कहा जाता है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नियर अर्थ क्षुद्र ग्रहों की परिक्रमा कक्षाएं पृथ्वी के निकट से गुजरती हैं। वे क्षुद्र ग्रह जो वास्तव में पृथ्वी की कक्षीय पथ को काटते हैं उन्हें अर्थ क्रॉसर्स कहा जाता है। ठीक है, ये बात की हमने क्षुद्र ग्रहों की। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है सुर्खियों में रहा स्थल हमारा जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। राजधानी है इसकी किनशासा। तो DRC के पूर्वी भाग में टांगानिका झील के तट के पास विनाशकारी बाढ़ आई। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह मध्य अफ्रीका में स्थित अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा अल्जीरिया है। स्थलीय सीमाएं तो इसके उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य व दक्षिण सूडान, पूर्व में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एवं तंजानिया, पश्चिम में कांगो गणराज्य और अंगोला है, दक्षिण में जाम्बिया है। समुद्री सीमा तो इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। भौतिक विशेषताओं की बात करें तो जलवायु है उष्णकटिबंधीय क्योंकि भूमध्य रेखा DRC से होकर गुजरती है। कांगो बेसिन का हिस्सा, तो कांगो बेसिन केवल लगभग 500 मिलियन एकड़ में 6 देशों में फैले हैं। ये देश है कैमरून, CAR, DRC, ROC, इक्वेटोरियल गिनी और गैबोन। ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ कांगो बेसिन में दुनिया की सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पिटलैंड मौजूद है। प्रमुख नदी कांगो इस देश की प्रमुख नदी है और यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। प्रमुख खनिज है कोबाल्ट, सोना, तांबा, कोयला, लोहा, लिथियम आदि। ठीक है, ये बात की हमने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पर विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।